हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग फाइबर्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? फाइबर्स के बारे में। परिधान एवं वस्त्र विज्ञान के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा हुआ था। ये आपके सिलेबस का सेकंड पार्ट है, ठीक है। आपके सिलेबस का ये सेकंड वीडियो है और इसमें हम लोग समझेंगे कि फाइबर्स किसे कहते हैं, यानी कि रेशा किसे कहते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और किन किन रेशों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो उन रेशो के बारे में हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और किस तरह के क्वेश्चन आपके रेशे से पूछे जाते हैं। देखो, रेशा तुम लोगों के सिलेबस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके देखो इसी पार्ट से पूछे जाते हैं, वस्त्र परिधान एवं वस्त्र विज्ञान से। तो वस्त्र विज्ञान में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का रेशे को पूरे कंप्लीट जो भी है, रेशे के कितने टाइप्स होते हैं, क्या प्रोसेस है उसको बनाने का, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेट होते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इसको आप लोग को स्किप नहीं करना है, अच्छे से उसको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो आज हम लोग देखो, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने परिधान के बारे में जाना था और वस्त्र विज्ञान के बारे में जाना था और रेशे का डेफिनेशन समझा था और रेशे कितने प्रकार के होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा हुआ है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं इन सारी टॉपिक्स को जो मैंने अभी ऐड करा हुआ है आपके सेकंड पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर से देख लेना। ये किसके लिए है? तो ये सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है और पेपर कोड क्या है? तो HSC 104, ठीक। ये आप लोगों को पता ही होगा। आगे वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बस सुनना है और चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आता तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। 10 जगह पढ़ने से अच्छा है कि एक जगह पढ़ें और 10 बार पढ़ें, ठीक। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। आप आज हम लोगों को देखो, सबसे पहले रेशे के बारे में जान लेते हैं। अगेन फिर से एक बार रेशे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रेशा किसे कहते हैं। तो रेशा देखो, वस्त्र की मूल इकाई होती है। रेशा बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका? तो वस्त्र का, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल का जो वस्त्र विज्ञान है उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो रेशे का होता है। जो कपड़े का बेस होता है, एक तरह से कह सकते हैं, वो रेशा होता है। तो रेशा किसे कहते हैं? तो वस्त्र की मूल इकाई को वस्त्र की मूल इकाई को रेशा कहते हैं। आप जब एक धागा लोगे, ठीक है, उसको खोलोगे तो उसमें कई रेशे आपको मिलेंगे। रेशा कोई धागा नहीं है, ठीक है। रेशा कोई धागा नहीं है, ये एक बहुत ही पतला कह सकते हैं कि वस्तु है, पदार्थ है, जिसको अगर आप लोगों को रेशा समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक धागा उठाएं और उसको खोलें। जब खोलेंगे तो आपको उसमें से रेशा मिलेगा। तो रेशा क्या है? वस्त्र की मूल इकाई है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। कौन कौन से? तो नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर में कौन कौन से आते हैं? तो इसमें भी ये 3 तरह के होते हैं आपके। प्राकृतिक आता है, ठीक, सॉरी, नेचुरल फाइबर में आपका आता है वानस्पतिक तंतु, यानी कि जो पौधे से, प्लांट फाइबर जिसको बोलते हैं। उसके बाद से आपका आता है जानतो, यानी कि एनिमल फाइबर, ठीक, एनिमल फाइबर। उसके बाद आता है आपका मिनरल फाइबर। मिनरल फाइबर का मतलब खनिज रेशा, प्लांट बेस्ड जो होता है, यानी कि आपका वानस्पतिक फाइबर। उसके बाद आता है आपका जंतु फाइबर, यानी कि जिसको जानतो रेशा भी कहते हैं, जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो आपका वनस्पतिक फाइबर किसे कहते हैं? तो जो वनस्पतियों से, यानी कि पौधों से प्राप्त होते हैं, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जो पेड़ पौधों से रेशे प्राप्त होते हैं, उनको वानस्पतिक फाइबर कहते हैं। जिसमें आपका आता है कपास, जूट, हेम्प, रेमी, पटसन। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में आप लोगों को बहुत जानना नहीं है, आपको जानना है कपास के बारे में, ठीक है। अब इसमें आप लोग को एक आध रेशे हैं वनस्पतिक में,
वनस्पतिक जगत से जो रेशे प्राप्त होते हैं उसमें एक आध रेशे हैं जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है पूरे डिटेल में, ठीक है। तो अभी कपास के बारे में जान लेते हैं। ये कैसा रेशा है? तो एक तरह से वानस्पतिक रेशा है। कैसा रेशा है? तो वानस्पतिक रेशा है। इसको यूनिवर्सल फाइबर बोलते हैं। यूनिवर्सल फाइबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये विश्वव्यापी है, ठीक है। हर जगह पे ये बिल्कुल इजी वे में मिल जाता है और बहुत कम खर्च करना पड़ता है इसके लिए, तो ये आसान होता है इसको लेना, ठीक है। तो ये हर जगह मिलता है और इसकी खासियत भी है, ये गर्मी में भी आप यूज़ कर सकते हो और ठंडी में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। गर्मी के सीज़न में ये ठंडा हो जाता है और ठंडी के सीज़न में ये आपको गर्मी प्रदान करता है, ठीक है। तो एक तरह से ये यूनिवर्सल फाइबर है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। कह रहा है कि कपास क्या है? देखो, पेड़ पौधों से प्राप्त जो भी रेशे हैं उनको सेल्यूलोज फाइबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो सेल्यूलोज फाइबर। इसमें क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो भी आपके पेड़ पौधों से प्राप्त रेशे हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा सेल्यूलोज की होती है। किसकी होती है? सेल्यूलोज की, इसलिए इसको सेल्यूलोज फाइबर कहा जाता है। तो कपास भी एक तरह से सेल्यूलोज फाइबर है, जूट भी एक तरह से सेल्यूलोज फाइबर है, ठीक है। उसके बाद है आपका हेम्प, रेमी, जितने भी वानस्पतिक जगत के से प्राप्त रेशे हैं सबको सेल्यूलोज फाइबर की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो कपास क्या है? तो एक तरह से सेल्यूलोज फाइबर है, यानी कि सेल्यूलोजिक रेशा है। कह रहा है कि कपास एक सेल्यूलोजिक रेशा है। कपास उष्णकटिबंधीय है, यानी कि जहाँ पे गर्मी पड़ती है। उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है? तो वो गर्म स्थान जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो जलवायु में पैदा होता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में पैदा होता है, जिसके लिए काली रेतीली मिट्टी, ठीक है, काली रेतीली मिट्टी उपयुक्त होती है। ये सारी विशेषताएं गुजरात की है, ठीक है। तो गुजरात क्या है? गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्या? तो गुजरात कपास का इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो गुजरात है। कपास के उत्पादन में चीन, कपास कह रहा है कि कपास के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर और भारत, हमारा इंडिया तीसरे स्थान पर है, ठीक है। यह विश्वव्यापी रेशा है। इसको यूनिवर्सल फाइबर बोला जाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि यूनिवर्सल फाइबर यानी कि विश्वव्यापी रेशा कहते हैं, तो उसमें कुछ 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें आपका कपास क्या हो जाता? सही हो जाता। तो ये क्या है? विश्वव्यापी रेशा है। विश्वव्यापी रेशा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पूरे विश्व में ईजिली अवेलेबल होता है, ठीक। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। कपास की किस्में। इंडिया में कपास की ये कुछ किस्में हैं जो पाई जाती हैं, यानी कि ये कपास के टाइप्स हैं, ठीक है। कपास कह रहा है कि कोमटा कपास, ये कपास की कुछ किस्में हैं जो हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। कोमटा कपास, हिंगमड कपास, ब्रोच और सूरत कपास, धड़वाल कपास, फ्रीनी घाटी कपास, बंगाल कपास, धौलराज कपास, सिंध पंजाब कपास। ये देखो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मतलब ये कुछ जगहों के नाम है जहाँ पे ये कपास पाए जाते हैं, तो उस जगह के नाम पे ही इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है सूती वस्त्रों के निर्माण की प्रक्रिया। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको दे दिया जाता है कि सीक्वेंस में लगाने के लिए भी इस तरह के भी क्वेश्चन सेट हो रहे हैं आजकल कि सीक्वेंस में लगाने के लिए दे देता है, या आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें दे देगा उपरोक्त सही। तो इस तरह से आपको देखो बेसिक चीज़ें आपको याद रहेंगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा, तो किस भी तरह से क्वेश्चन पूछें कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट है उसका वो क्लियर करना है, और यहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से इजी वे में समझाया जा रहा है। तो आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, तो जिस भी तरह से क्वेश्चन सेट होंगे आपको बस ये चीज़ें माइंड में रखनी है, तो जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप बिल्कुल भी फंसोगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाता है? सूती वस्त्र के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हार्वेस्टिंग का होता है, यानी कि कपास के जो कोए होते हैं, जो पॉड्स होते हैं, जो उसका फल होता है, ठीक है, उसको तोड़ा जाता है। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? तोड़ना, ठीक है। और उसके बाद बिनौले निकालना, यानी कि गिनिंग का प्रोसेस होता है। गिनिंग में क्या होता है? तो जो भी उसके बीज होते हैं, बिनौले किसको बोलते हैं? तो कपास के रुई के बीच में जो बिनौले होते हैं, बीज होते हैं, उसी को बिनौला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिनौला।
तो गिनिंग के प्रोसेस में क्या होता है, जो रुई होता है और जो बीज होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है, अलग किया जाता है। कपास की गंदगी दूर करना यानी कि सॉर्टिंग का प्रोसेस होता है। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें इसकी जो भी गंदगियां होती हैं उनको मतलब छांट के दूर किया जाता है, ठीक है। सॉर्टिंग का काम यानी कि छँटाई होती है। उसके बाद आता है आपका गांठ बांधना, बालिंग। फिर उसको गांठों में बांध लिया जाता है। फिर उसकी कार्डिंग होती है, धुनाई होती है। अगला प्रोसेस है आपका कंघी करना। धुनाई के बाद क्या आता है, तो कंघी करना। कंघी करना, कॉम्बिंग की जाती है। उसके बाद से स्लीवरिंग यानी कि पोनी बनाया जाता है। फिर कताई, स्पिनिंग की जाती है। फिर वीविंग, फिर बुनाई की जाती है। उसके बाद उस पर परिचर्याएँ की जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका प्रोसेस है। कपास निर्माण की ये विधियां हैं जिससे कपास के वस्त्र बनाए जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले होता है हार्वेस्टिंग, यानी कि इसमें पोए को तोड़ा जाता है, पॉड्स को, फल को, जो भी कपास का फल होता है उसको तोड़ा जाता है। फिर गिनिंग का प्रोसेस होता है। गिनिंग के प्रोसेस में बिनौले यानी कि बीज को और रुई को अलग किया जाता है। सॉर्टिंग के प्रोसेस में छँटाई की जाती है। जो भी लंबे रेशे होते हैं उनको अलग किया जाता है, जो छोटे रेशे होते हैं उनको, मतलब जो एक कैटेगरी के होते हैं उनको अलग और जो दूसरी कैटेगरी के होते हैं उनको अलग अलग किया जाता है। उसके बाद से उनका मतलब गांठ बनाया जाता है। जो भी सॉर्टिंग होता है, सॉर्टिंग के बाद गांठ बनाई जाती है। फिर उस अलग अलग तरह से उसकी धुनाई होती है, ठीक। उसके बाद आता है, धुनाई के बाद कॉम्बिंग की जाती है। फिर स्लीवरिंग, कॉम्बिंग करके पोनी बनाया जाता है। फिर स्पिनिंग यानी कि कताई का प्रोसेस होता है, यानी कि उसको काता जाता है। और फिर वीविंग, फिर बुनाई का कार्य होता है। और फिर उस पर परिचर्याएँ दी जाती हैं और फिर आपका वस्त्र बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, एक तरह से दिया है कि सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले फाइबर लेते हैं। क्या लेते हैं, फाइबर लेते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग से ही हमको फाइबर मिलता है। कैसे फाइबर मिलता है, तो हार्वेस्ट करके, तोड़ करके, फिर उसकी क्लीनिंग होती है, ठीक है, कार्डिंग होता है, कॉम्बिंग होता है, देन स्पिनिंग होता है, ठीक। स्पिनिंग का मतलब क्या, तो उसकी कताई होती है। कताई के बाद हम, कताई से हमको क्या मिलता है, तो यार्न मिलता है। क्या मिलता है, यार्न मतलब धागा। और धागे के बाद क्या होता है, तो वीविंग का प्रोसेस होता है, यानी कि बुनाई की प्रक्रिया होती है। फिर बुनाई के बाद हमको एक फैब्रिक मिल जाता है, यानी कि कपड़ा मिल जाता है। और कपड़े पे कुछ प्रक्रियाएं की जाती हैं, कुछ प्रोसेस किया जाता है, जैसे सीजिंग और ब्लीचिंग का, ठीक है, सीजिंग और ब्लीचिंग का, जिससे कपड़े को और ज़्यादा जो भी उसकी अशुद्धियाँ होती हैं उसको निकालने का कार्य किया जाता है। जो भी बुनाई के दौरान जो भी अशुद्धियाँ उस पर चिपक जाती हैं तो ब्लीचिंग के द्वारा उसको हटाने का कार्य किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है काटना तथा सिलना। फिर उस कपड़े को जब ब्लीच हो जाता है और उसको सुखाया जाता है, फिर उससे क्या किया जाता है, तो उसको कट करके फिर सिला जाता है। फिर पहनने योग्य कपड़ा तैयार हो जाता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है आप लोगों का, किसका, ये कंपनियों में होता है, ठीक है, ये कंपनियों में होता है। सबसे पहले आपको फाइबर मिलता है। फाइबर कैसे प्राप्त होता है, हम लोगों ने बताया, हार्वेस्टिंग से हमको फाइबर प्राप्त होता है। फिर उसकी क्लीनिंग होती है, जो भी उस पर कार्डिंग, कॉम्बिंग, स्लीवरिंग जो भी प्रोसेस होता है उसको किया जाता है। फिर उससे हमको क्या मिलता है, तो यार स्पिनिंग उस पर की जाती है, ठीक है। जो भी अभी हम लोगों ने पिछले प्रोसेस को पढ़ा है कि हमको यार्न कैसे मिलता है, तो उसमें जो भी क्लीनिंग होती है, कार्डिंग होती है, कॉम्बिंग होती है, शॉर्टिंग होती है, उन सारे प्रोसेस के बाद उसकी स्पिनिंग होती है। क्या होता है स्पिनिंग, यानी कि कताई की जाती है। फिर उस हमसे कताई से हमको क्या मिल जाता है, तो धागा मिल जाता है, ठीक है। देन वीविंग होता है। धागा मिलने के बाद वीविंग का मतलब क्या, बुनाई होती है। बुनाई के बाद हमको फैब्रिक मिल जाता है। फैब्रिक का मतलब कपड़ा मिल जाता है। कपड़े पे कुछ प्रक्रियाएं की जाती हैं। प्रक्रियाएं वो कौन कौन सी हैं, तो सीजिंग है, ब्लीचिंग है, यानी कि जो भी अशुद्धियाँ रह जाती हैं उनको हटाने का कार्य किया जाता है। देन हमको क्या मिलता है, देन उस कपड़े को हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं और सिलते हैं। फिर हमको रेडीमेड फाइबर, मतलब रेडीमेड, सॉरी फाइबर नहीं, रेडीमेड कपड़ा हमको अवेलेबल हो जाता है।
कपड़ा बन के तैयार हो जाता है, पहनने योग्य कपड़ा हमको मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का जिससे कपास के कपड़े बन के तैयार होते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो जो भी रेशे हैं उनकी दो विशेषताएं होती हैं, एक भौतिक और दूसरी रासायनिक। तो इन दोनों विशेषताओं को हम, कपास की भौतिक विशेषताएं कौन सी होती हैं और रासायनिक विशेषताएं कौन सी होती हैं, इनको अब जानेंगे। ठीक है, तो भौतिक विशेषताओं में देख लेते हैं विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कि उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं और कौन कौन से अवगुण पाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को विशेषताएं कहा जाता है। तो देखो, कपास का मुख्य जो भाग होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, यानी कि कपास एक तरह से कह सकते हो कि सेल्यूलोज का ही बना होता है। जितने भी आपके प्राकृतिक फाइबर में, यानी कि नेचुरल फाइबर में, जो आपके वनस्पतिक फाइबर हैं, यानी कि जो प्लांट बेस्ड हैं, तो प्लांट से जो भी फाइबर आपके मिलते हैं उनमें 90% सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है, इसलिए उसको सेल्यूलोजिक रेशा भी कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कपास का मुख्य भाग सेल्यूलोज से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? तो सेल्यूलोज से निर्मित होता है। वो 90% सेल्यूलोज होता है। वो सेल्यूलोज कितना होता है? तो 90% होता है। कपास का रेशा चपटा, घुमावदार, बल खाए हुए फीते के समान दिखाई देता है। ये आपकी भौतिक संरचनाएं हैं, विशेषताएं हैं जो आपको ये आपके कपास की भौतिक संरचना है जो विशेषता के रूप में। भौतिक का मतलब क्या? जो बाहर से दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाहर से जो दिखाई दे रहा है वही क्या है? भौतिक है। तो कह रहा है कि कपास का रेशा चपटा, घुमावदार, बल खाए हुए फीते के समान दिखाई देता है। उसके बाद है कपास का रेशा सर्वाधिक सफ़ेद रंग का होता है। क्या होता है? तो सर्वाधिक सफ़ेद रंग का होता है। मजबूती स्थान मध्य का होता है। इसका जो मजबूती का लेवल होता है वो मध्यम का होता है, जबकि रेशम तथा लिनन अधिक मजबूत होते हैं। इससे अधिक मजबूत क्या होता है? तो रेशम होता है, और लिनन होता है। इससे कम मजबूत क्या होता है? तो ऊन होता है। ठीक है, ऊन कपास के रेशे से कम मजबूत होता है, और रेशम और लिनन आपका अधिक मजबूत होता है। तो ये मध्यम श्रेणी में आता है। तीसरे स्थान पे आपका ऊन आता है। इसमें नमी सोखने का गुण पाया जाता है। इसमें नमी सोखने का सबसे ज़्यादा गुण पाया जाता है। ठीक है, देखो ये आपका स्ट्रक्चर है, भौतिक स्ट्रक्चर कह सकते हो, जो आपको दिखाई देता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये बल खाए हुए देख रहे हो, फीते के समान दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे फीते के समान दिखाई दे रहा है। इसका जो अनुप्रस्थ काट होता है वो किडनी के आकार का होता है। कैसे होता है? किडनी के आकार का। ये जो है इसका अनुप्रस्थ काट होता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि अनुप्रस्थ काट क्या होता है। ठीक है, जो अनुप्रस्थ यानी कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्या होता है, तो ये जो है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है? अनुप्रस्थ काट है। ये देख रहे हो किडनी के आकार का है, तो ये आपका किडनी के आकार का होता है अनुप्रस्थ काट। और ये आपका स्ट्रक्चर है रेशे का, ये अनुप्रस्थ काट है, ये भी आपका अनुप्रस्थ काट है, और ये एक स्ट्रक्चर है अनुप्रस्थ काट का। ठीक है, तो ये किडनी के आकार का होता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रासायनिक विशेषताएं कौन सी होती हैं? तो अम्ल से प्रभावित होता है, यानी कि अम्ल अगर इस पर पड़ता है तो वो उससे नष्ट हो जाता है, और क्षार से ये अप्रभावित होता है, यानी कि क्षार पे इसका, कपास के रेशे पर क्षार का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक, अब रेशम पे आते हैं। रेशम किसे कहते हैं? रेशम क्या होता है? रेशम कैसे फाइबर है? तो ये एक कीड़े से प्राप्त फाइबर है। ठीक है, आपको कपास के बारे में जो भी वनस्पति रेशा था उसमें सिर्फ कपास के बारे में पढ़ना था। अब जो जांतव रेशा है, यानी कि प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन फाइबर इसको बोलते हैं। उसको सेल्यूलोजिक फाइबर बोल रहे थे, इसको प्रोटीन फाइबर कहते हैं। ठीक है, जो भी जानवरों से प्राप्त रेशे होते हैं, प्राकृतिक जगत में जो जानवरों से रेशे प्राप्त होते हैं उनको प्रोटीन फाइबर कहा जाता है, और जो वनस्पतियों से यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उनको सेल्यूलोजिक रेशा कहा जाता है। ये आप लोग माइंड में रखोगे इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सेल्यूलोजिक रेशा है, तो आपको प्रोटीन फाइबर दे देगा,
या आपका सिंथेटिक फाइबर दे देगा, तो आपको पता रहेगा, तो इन सब चीज़ों में नहीं फंसोगे। ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट हैं। जैसे रेशम क्या है, तो प्रोटीन फाइबर है। आपका ऊन क्या है, तो प्रोटीन फाइबर है। ये दोनों किससे प्राप्त होते हैं, तो जानवरों से प्राप्त होते हैं, है ना। रेशम का कोई पेड़ तो होता नहीं है ना। रेशम का कोई पेड़ नहीं होता, ये एक कीड़े से प्राप्त होता है जिसको बॉम्बैक्स मोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसको बॉम्बैक्स मोरी कहा जाता है। और ये कीड़ा एक फिब्रॉन नाम का क्या छोड़ता है, प्रोटीन छोड़ता है। फिब्रॉन क्या छोड़ता है, फिब्रॉन नाम का प्रोटीन छोड़ता है, जिसपे सेरिसिन नाम का गम लगा रहता है, यानी कि चिपचिपा लसलसा पदार्थ लगा रहता है, जिसकी प्रोसेसिंग होती है। तो उसको छुड़ा के डिगमिंग किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, फिर आपको रेशम प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये इसके मुंह के सामने, मतलब मुंह वाले पोर्शन पे यहाँ पे 2 ग्रंथियाँ रहती हैं। ठीक है, जहाँ से उसको एक ग्रंथि से उस सेरिसिन निकालता है और एक ग्रंथि से फिब्रॉन निकालता है। ठीक है, तो सेरिसिन और फिब्रॉन क्या, सेरिसिन उस पर क्या रहता है, चिपका हुआ रहता है आपके रेशम के धागे पे, यानी कि फिब्रॉन पे। फिब्रॉन ही क्या होता है, जैसे ही बाहर निकलता है इन ग्रंथियों से, जैसे ही हवा के संपर्क में आता है, तो क्या होता है, रेशे में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, रेशमी रेशे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो कह रहा है कि रेशम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी वस्त्रों की रानी किसको कहते हैं, यानी कि वस्त्रों की रानी किसे कहते हैं, तो रेशम को कहते हैं। ये पॉइंट है जिनको आप लोग नोट कर लोगे। यहाँ से आप लोग आसानी से नोट्स भी बना सकते हो। अगर अब तक नहीं बनाए हैं तो बना के पढ़ लीजिए, अभी भी टाइम है। ठीक है, अभी भी थोड़ा बहुत रिवीजन कर लोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो रेशम सभी वस्त्रों की रानी है। और राजा कौन है, तो कपास है। राजा कौन है, तो कपास है। वैसे राजा के बारे में तो अभी तक नहीं पूछा है, रानी के बारे में ही पूछा है, लेकिन हो सकता है कि जब राजा के बारे में पूछा है तो रानी के बारे में भी कभी पूछते, नॉलेज के लिए सही रहता है। ठीक है, तो रेशम क्या है, रेशम सभी वस्त्रों की रानी है। रेशम का उत्पादन लगभग 2700 ईसा पूर्व, ठीक है, कब से हो रहा है, तो 2700 ईसा पूर्व में चीन में हुआ था। कब हुआ था, तो चीन में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था, तो 2700 ईसा पूर्व में चीन में हुआ था। इसलिए चीन को रेशम का जन्मदाता माना जाता है। देखो एक कहानी प्रचलित है, चीन के लिए एक कहानी प्रचलित है कि वहाँ की जो महारानी थी सी लिंगची, मैं उनका नाम लिख देती हूँ, सी लिंगची, ये वहाँ की महारानी का नाम है। ठीक है, कपास ये जो चीन की महारानी है, ये अपने बगीचे में ऐसे घूम रही थी। ठीक है, चाय पी रही थी और घूम रही थी। तो उन्होंने जो ये रेशम का जो प्यूपा होता है, ठीक है, जो प्यूपा होता है वो पूरी तरह से रेशम के रेशे से क्या हुआ था, तो घिरा हुआ था। तो उसको उठा के उन्होंने अपने चाय में डाला और उसको खींचा, तो उनको एक रेशे मिले, मतलब उनको धागे मिले, चमकदार धागे मिले। तो उन्होंने उससे कपड़ा बनाया। ठीक है, और वहाँ के जो राजा थे उनको क्या किया, कपड़ा, वो वस्त्र गिफ्ट किया। तब से ये आपके प्रचलन में आ गया। इससे वस्त्र बनाना तभी से स्टार्ट हुआ। तो इसका श्रेय किसको जाता है, तो सी लिंगची को जाता है, क्योंकि उन्होंने कह सकते हो कि सी लिंगची ने ही रेशम की खोज की थी। ठीक है, तो इसलिए चीन को जन्मदाता माना जाता है। अगर देश में पूछा जाए कि भारत जन्मदाता है कि चीन जन्मदाता है, तो वो चीन ही जन्मदाता है। ठीक है, रेशम का जन्मदाता कौन है, तो चीन है। और किसने किया था इसकी खोज किसने की थी, आविष्कार नहीं हुआ था, नहीं आविष्कार नहीं, इसका खोज हुआ था। ठीक है, रेशम का खोज हुआ था, किसने किया था, तो सी लिंगची ने किया था। ठीक है, जो चीन की महारानी थी। तो कह रहा है कि रेशम सभी वस्त्रों की रानी है। रेशम का उत्पादन लगभग 2700 ईसा पूर्व में चीन में हुआ था। कब हुआ था, तो 2700 ईसा पूर्व में चीन में हुआ था। चीन को रेशम का जन्मदाता माना जाता है। रेशम उत्पादन के मामले में भारत चीन के बाद द्वितीय स्थान पर है, यानी कि चीन प्रथम स्थान पर है और भारत द्वितीय स्थान पर है।
और साथ ही भारत विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेशम का उपभोक्ता कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा रेशम का उपभोग कौन करता है, यानी कि रेशमी वस्त्र सबसे ज़्यादा पहनते कौन है, तो वो है इंडियन सबसे ज़्यादा। देखो, भले ही जन्मदाता या सबसे बड़ा उत्पादक आपका चीन है, लेकिन वो चीन रेशम के कपड़े उतने ज़्यादा नहीं पहनता जितना इंडिया में पहना जाता है। तो सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है, तो आपका इंडिया है। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है, इस पीसी कल्चर की सेरीकल्चर, तो आपका सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर। और जो रेशम का कीट होता है उसको बॉम्बैक्स मोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉम्बैक्स मोरी। ठीक है, बॉम्बैक्स मोरी कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है, तो रेशम के कीड़े को बॉम्बैक्स मोरी कहा जाता है और रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, दिया है कि रेशम के कीड़े को बॉम्बैक्स मोरी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद है रेशम के प्रकार। देखो यहाँ पे दिया है जंगली रेशम। जंगली रेशम में आपका आता है टसर, मूंगा, एरी सिल्क। ठीक है, टसर, मूंगा, एरी सिल्क। उत्पादित रेशम में आपका आता है स्पून सिल्क, रिल सिल्क। ठीक है, जिसका जैसे कह सकते हो कि ये नेचुरल फाइबर कह सकते हो और ये आर्टिफिशियल, ये मतलब उस सेंस में कह सकते हैं। वैसे तो इसको उत्पादित रेशम ही कहा जाता है, इसको जंगली रेशम कहा जाता है। जंगली रेशम का मतलब ये जंगलों से प्राप्त होता है, यानी कि इसको बनाया नहीं जाता और इसको कंपनियों में, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। ठीक है, देखो जंगली रेशम में आपका आता है टसर रेशम, मूंगा रेशम और एरी सिल्क। सबसे जो महंगा होता है, जो बेस्ट क्वालिटी का होता है, वो आपका मूंगा रेशम होता है। ठीक है, कह रहा है कि एरी सिल्क, अरंडी। देखो अरंडी का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, तो उस पे जो रेशम के कीड़े पलते हैं, तो उनसे जो प्राप्त रेशा होता है उसको एरी सिल्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो एरी सिल्क बोला जाता है। देखो एरी का आपको अर्थ पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो कह रहा है कि एरी असमिया शब्द के, एरी कैसा शब्द है, तो एरी असमिया शब्द के युग से लिया गया है। असमिया शब्द यानी कि युग, क्या युग जो है असमिया शब्द है और इसी से आपका एरी निकला हुआ है, जिसका अर्थ है अरंडी। अरंडी, क्योंकि रेशम कीट अरंडी के वृक्षों पर पलते हैं, इसलिए इसे एरी सिल्क कहा जाता है। तो देखो अरंडी के पौधे पे जो आपके रेशम पलते हैं, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, तो वहाँ से जो रेशम मिलता है उसको एरी सिल्क बोला जाता है। टसर आपका जंगलों में पाया जाता है, मूंगा भी आपका जंगलों में ही पाया जाता है, यानी कि ये पेड़ों पे, जंगली पेड़ों से आपके ये रेशम पाए जाते हैं और इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका आता है स्पून सिल्क और रिल्ड सिल्क। ठीक, इसको आप लोग ध्यान में रखोगे। उसके बाद आता है ये पूछा जाता है कि आपका रेशम के कीड़े के किस एज से, यानी कि किस स्टेप से रेशम प्राप्त किया जाता है। तो ये लाइफ साइकिल है जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग समझ लो। देखो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले आपका वयस्क कीड़ा मिलता है। ठीक है, ये साइकिल है जो हमेशा निरंतर चलता रहता है। ये आपका वयस्क कीड़ा है जो तितली के फॉर्म में है। ये क्या करता है, ये अंडे देता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड स्टेज क्या हो गया, अंडे देना। क्या अंडे आपको मिले, फिर आपके थर्ड स्टेज पे आपको इसको लार्वा बोलते हैं। ये क्या है, लार्वा है। ठीक है, लार्वा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और इसी स्टेज में वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा पत्तियों को खाता है, शहतूत की पत्तियों को इसको खिलाया जाता है और बहुत ही फास्ट वे में ये शहतूत की पत्तियों को खाता है। और फिर क्या करता है, सेरिसिन और फेब्रॉन नाम का प्रोटीन छोड़ता है। सेरिसिन क्या है, तो गम है, और फेब्रॉन क्या है, प्रोटीन है, जो हवा के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, रेशम के रेशे में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो एक तरह से कह सकते हैं कि रेशम उत्पादन करने का कार्य प्यूपा ही करता है।
और फिर धीरे धीरे वो अपने आप को उसमें ढक लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है, ये प्यूपा के फॉर्म में हो जाता है। ये लार्वा जो होता है, लार्वा जो होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और यही भोजन करता है। ठीक है, ये सबसे फास्ट भोजन करता है, यानी कि पत्तियों को खाता है और प्रोटीन छोड़ता है। जितना प्रोटीन छोड़ता है उतना ही रेशा तैयार होता है। और ये क्या करता है, अपने आप को एक पूरी तरह से जाल में घेर लेता है, अपने आप को ढक लेता है, सुरक्षित कर लेता है और फिर ये कुछ दिनों के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि एक्टिव नहीं रहता, कुछ भी खाता पीता नहीं है। ये कोकून के फॉर्म में हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरी तरह से इसके अंदर ये रेशम का कीड़ा है, ये पूरी तरह से अपने आप को क्या किया है, इस कोकून में ढक लिया है। इसी कोकून को आपका ये जो थर्ड स्टेज है, अगर अंडे से देखें तो ये आपका थर्ड स्टेज है। ठीक है, अंडे से ही देखो, ये आपका थर्ड स्टेज है जहाँ पे आपको कोकून मिलता है और कोकून को ही क्या किया जाता है, वो इकट्ठा करके और आपका इससे रेशा प्राप्त किया जाता है। तो पूछता है कि रेशा किस स्टेज से प्राप्त किया जाता है, तो जो कोकून स्टेज है प्यूपा से प्राप्त नहीं होता। प्यूपा तो बनाता है लेकिन जो प्राप्त करते हैं वो कोकून स्टेज से प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इसको छोड़ देते हैं, इसी पे क्या करते हैं, जो भी रेशम के सेरिकल्चर वाले होते हैं वो इस कोकून को उठा के गर्म पानी में डाल के जो भी प्रोसेसिंग होती है उससे इसको निकाल लेते हैं और कुछ कोकून्स को छोड़ देते हैं ताकि उसमें से फट के आपका वयस्क जो वॉम्बैक्स मोरी होता है वो निकले और फिर क्या करे, अंडे दें। ऐसे तो सबको मार देंगे तो ठीक नहीं होगा। ठीक है, गर्म पानी में इसको डालते हैं तो क्या हो जाता है, ये मर जाते हैं। और इससे जो प्राप्त रेशा होता है, इससे ये जो वयस्क आपका बॉम्बैक्स मोरी है, इससे जो रेशा प्राप्त होता है वो आपका निम्न क्वालिटी के वस्त्र इससे भी वस्त्र बनाए जाते हैं लेकिन वो निम्न क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृतिक फाइबर में, प्राकृतिक जो रेशे हैं उसमें सारे स्टेपल होते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे कैटेगरी के आते हैं, स्टेपल फाइबर होते हैं, सारे ही स्टेपल फाइबर होते हैं। एक रेशम ही ऐसा होता है जो आपका फिलामेंट की कैटेगरी में आ जाता है, यानी कि लंबे रेशे की कैटेगरी में आता है। लंबे रेशे की कैटेगरी में कौन आता है, तो आपके प्राकृतिक जगत का रेशम आता है। ठीक, तो इसको भी आप लोग पॉइंट आउट कर लोगे। अब आता है रेशम वस्त्र के निर्माण की प्रक्रिया। तो इसमें आपका आता है शॉर्टिंग ऑफ कोकून्स, यानी कि इसकी छटाई होती है। सबसे पहले कोकून को इकट्ठा करके इसकी छटाई की जाती है। जो भी जिस कैटेगरी का होता है उसको शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग होती है। ठीक है, उसके बाद स्कॉरिंग किया जाता है, फिर ब्रशिंग होती है, फिर स्पिनिंग होती है। स्कॉरिंग का मतलब क्या, होता है, तो उस पर जो भी आपके गंदगियाँ होती हैं उनको स्कॉरिंग के माध्यम से उसको हटाया जाता है। फिर ब्रशिंग होता है, और उस पर स्पिनिंग का प्रोसेस होता है। स्पिनिंग का मतलब क्या, कताई का प्रोसेस होता है। वीविंग का मतलब क्या, फिर बुनाई का प्रोसेस होता है। ठीक, अब देखो आपका ऊन आ गया। रेशम के बारे में एक और पॉइंट को देख लो। देखो, रेशम सबसे चमकीला रेशा होता है। रेशम वैसे तो आपके प्राकृतिक जगत में सबसे ज़्यादा चमकीला रेशा होता है। कई तरह के जैसे रिफ्लेक्शन इसमें से निकलते हैं। अब जान लेते हैं ऊन के बारे में। रेशम के बारे में जान गए, जितना जहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, और भी आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करके बताना, और भी इसको डिटेल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, एक एक पे वीडियो बना दिया जाएगा। उसके बाद है ऊन मूलतः रेशेदार प्रोटीन है। ये भी देखो प्रोटीन फाइबर है। आपका जो जंतु जगत से जितने भी रेशे प्राप्त होते हैं, जितने भी कौन, आपके रेशम और ऊन, तो ये आपके प्रोटीन फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और फिर से मैं बता रही हूँ कि जो प्लांट से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो पौधों से प्राप्त होते हैं, उनको सेल्यूलोजिक फाइबर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कपास आपका सेल्यूलोजिक फाइबर है, जूट आपका सेल्यूलोजिक फाइबर है। अभी हमको जानना है ऊन के बारे में, तो ऊन क्या है, प्रोटीन फाइबर है। ठीक, इसको प्रोटीन रेशा कहते हैं। ऊन मूलतः रेशेदार प्रोटीन है जो
विशेष प्रकार की कोशिकाओं, विशेष प्रकार की त्वचा की कोशिकाओं से निकलता है। ठीक है, विशेष प्रकार की त्वचा की कोशिकाओं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन प्रोटीन जो होता है वो आपका ऊन में पाया जाता है। और रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो फिब्रॉन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो फिब्रॉन पाया जाता है। इसमें कैरोटीन पाया जाता है, ये ध्यान में रखना। ऊन मूलतः रेशेदार प्रोटीन है, विशेष प्रकार की त्वचा की कोशिकाओं से निकलता है। ऊन पालतू भेड़ों से प्राप्त किया जाता है, किंतु बकरी, याट, ऊँट, खरगोश आदि से भी ये प्राप्त किया जाता है। अन्य जंतुओं के बालों से भी ऊन बनाया जाता है, जैसे लांबा है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। कपास के बाद ऊन का सर्वाधिक महत्व है। कपास के बाद ऊन का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि ये ऐसा फाइबर है जो आपका ठंडियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, यही एक ऐसा फाइबर है जो ठंडियों के सीज़न में सबसे ज़्यादा यूज में आता है। तो कपास के बाद इसका सर्वाधिक महत्व है। इसके रेशे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसके रेशे क्या होते हैं, तो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऊन के प्रकार देखो, यहाँ पे मेरिनो ऊन, मेमनी ऊन, हिगेट या होंग ऊन, खींची गई ऊन, मृत ऊन, टेगला ऊन। देखो, ये सारे आपके ऊन के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं, ऊन के प्रकार हैं। और ये जो भेड़ है, ये लांबा है आपका, ये आपका अल्पाक खरगोश है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये कुछ रिसोर्सेज हैं, जैसे ये शीप है, ये भेड़ है। ठीक है, ये अल्पाका है, ये आपका गोट है, बकरी है, ये आपका याक है, और ये आपका कैमल है। ठीक है, इन सब से क्या होता है, तो हमको रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक, हाँ, ऊन के प्रकार कौन कौन से हैं, मेरिनो, मेमनी ऊन, हिगेट या होंग ऊन, खींची गई ऊन, मृत ऊन, टेगला ऊन। देखो, मेरिनो ऊन उच्च क्वालिटी का ऊन होता है। मेरिनो जो ऊन होता है सर्वोच्च क्वालिटी का होता है। ये इससे जो भी महंगे वस्त्र होते हैं वो बनाए जाते हैं। मेमनी ऊन क्या होता है, तो जो मेमने से निकाला जाता है, लगभग जो भेड़ का बच्चा होता है उसको मेमना बोला जाता है, तो उससे जो ऊन प्राप्त किया जाता है उसको मेमनी ऊन कहा जाता है। हिगेट या होंग ऊन, खींची गई ऊन। खींची गई ऊन किसको कहते हैं, खींची गई ऊन किसको कहते हैं, तो जो जैसे खींची गई ऊन दो तरह से होता है, एक जीवित और एक मृत। तो जो मृत पशु होते हैं उनके ऊपर से रेशे क्या किए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं, तो उसको खींची गई ऊन कहा जाता है, मृत ऊन। तो मृत ऊन जो मरे हुए जानवरों से प्राप्त किया जाता है। ये आपका जो जानवर जीवित होते हैं उनसे जो ऊन खींचा जाता है उसको खींची गई ऊन। जो मृत ऊन होता है उसमें भी क्या किया जाता है, तो खिंचाई के प्रोसेस से उसको उसके रेशे को निकाल लिया जाता है, उसके बालों को निकाल लिया जाता है जब वो जानवर मर जाते हैं तो। ठीक है, टेगला ऊन एक निम्न क्वालिटी का ऊन है, जिससे निम्न क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते हैं। ये कुछ रिसोर्सेज हैं जहाँ से आपके ऊन प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, अब आता है वूल प्रोसेसिंग, यानी कि जो इसके मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है उसको हम लोग आज उसको देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, शेयरिंग का प्रोसेस होता है। क्या होता है, शेयरिंग का प्रोसेस होता है, ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग होता है, फिर वॉशिंग एंड स्काउरिंग होता है, फिर कार्बोनाइजिंग होता है, फिर डाइंग होता है। ठीक है, शेयरिंग में क्या होता है, तो शेयरिंग किसको कहते हैं, जैसे आप लोग अपना बाल काटते हो। ठीक है, बाल काटते हो तो वहीं जब भेड़ों के बाल काटे जाते हैं कैंची से या जो भी उसका यंत्र होता है, जब उससे काटा जाता है तो उसको शेयरिंग का प्रोसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शेयरिंग। आजकल हिंदी बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इसको एज इट इज़ याद रखोगे, शेयरिंग को शेयरिंग याद रखेंगे। ठीक है, ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग किस में होता है, तो आपका ऊन में ही होता है। किस में होता है, आपका कपास में भी होता है, कपास में आपका शॉर्टिंग होता है। ठीक है, कपास में क्या होता है, शॉर्टिंग होता है, लेकिन ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग पूछ दे तो आपका इन दोनों में होता है, मतलब ऊन में आपका ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग होता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। और शेयरिंग का प्रोसेस इसी में होता है,
कटाई का कार्य, शेयरिंग का प्रोसेस और किसी भी रेशम में नहीं होता है ना, क्योंकि कटाई ऐसा तो है नहीं कि रेशम का जो कीट होता है उसके ऊपर आपके रेशम के वो रेशे होते हैं और उसकी कटाई होती है, नहीं। जो ऊन होता है, जो भेड़ होता है, उस पे शेयरिंग का प्रोसेस होता है। उसके ऊपर जो बाल होते हैं उसको यंत्रों के माध्यम से कटाई करने का कार्य किया जाता है। तो जो कटाई करने का कार्य होता है उसको शेयरिंग बोला जाता है। उसके बाद ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग होता है, ठीक है। उसको श्रेणीबद्ध किया जाता है, उसकी छटाई की जाती है। छटाई करके उसको अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है कि ये निम्न श्रेणी का है, ये मध्यम श्रेणी का है, ये उच्च श्रेणी का है, ठीक है। तो इस तरह से छटाई की जाती है। छटाई के बाद उसको श्रेणियों में दिया जाता है, ग्रेडिंग कर दिया जाता है। फिर वॉशिंग एंड स्काउरिंग होता है। फिर उसको जो भी सौब वगैरह होते हैं, साबुन वगैरह होते हैं, उसमें भिगो के उसकी धुलाई होती है, मतलब उसकी सफाई की जाती है। फिर उससे जो भी गंदगियाँ रह जाती हैं उसको कार्बोनाइजिंग के प्रोसेस के द्वारा उसको गंदगियों को हटाया जाता है। फिर डाइंग होता है यानी कि उसको रंगने का कार्य किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले क्या हो रहा है, तो शेयरिंग का प्रोसेस हो रहा है। शेयरिंग का मतलब ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, यंत्र से इसकी भेड़ के बालों की कटाई हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। फिर स्काउरिंग यानी कि इसको साबुन में खोलते हुए साबुन के पानी में इसको डाला गया है ताकि इस पे जो भी धूल धक्कड़ है, वो जो भी अशुद्धियाँ हैं वो बाहर निकल जाए। फिर शॉर्टिंग का प्रोसेस हो रहा है, ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग का, ठीक है। फिर यहाँ पे छटाई और श्रेणी बद्ध करने का कार्य होता है। फिर उसके बाद आता है कार्डिंग का, यानी कि यहाँ पे आपका धुनाई हो रहा है, ठीक। और फिर इससे कॉम्बिंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ये सारे प्रोसेस हैं। उसके बाद यार्न बनाया जाता है और यार्न से आपके कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक। ये भी आपका प्रोसेस है, शेयरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, देन डाइंग, ठीक है। डाइंग के बाद क्या हो जाता है, तो वीविंग का एंड नीटिंग का कार्य होता है। कब होता है, तो आफ्टर डाइंग एंड स्पिनिंग, ड्राइंग एंड स्पिनिंग, यानी कि ड्राइंग के बाद क्या होता है, डाइंग के बाद क्या होता है, तो ड्राइंग किया जाता है यानी कि उसको सुखाया जाता है। उसके बाद स्पिनिंग का कार्य, कताई का कार्य होता है। देन वीविंग एंड नीटिंग का कार्य होता है, जिससे आपको वस्त्र बुनने के लिए धागे मिल जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे नायलॉन। नायलॉन क्या है, तो नायलॉन आपका सिंथेटिक फाइबर है। क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, जैसे जो कुछ रसायनों से मिलके बनता है। तो नायलॉन क्या है, तो सिंथेटिक फाइबर है जो रसायनों से, यानी कि रासायनिक विधियों के द्वारा ये बनता है, ठीक है। नायलॉन का आविष्कार डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स ने और उनके साथियों ने किया था। पूछता है कि नायलॉन का आविष्कार किसने किया था, तो कह सकते हो डॉक्टर कैरोथर्स ने या डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स ने और उनके साथियों ने मिलकर किया था। मेन जो हाथ है वो डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स का है। ये ड्यूपॉन्ट नामक कंपनी में कार्य कर रहे थे और वहीं पे इन्होंने इस रेशे का निर्माण किया, आविष्कार किया, ठीक है। कब किया, तो 1935 में ये आविष्कार हुआ। कहाँ हुआ, तो ड्यूपॉन्ट नामक कंपनी में। किसने किया, तो डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स और इनके कुछ साथियों ने मिलकर नायलॉन नामक रेशे का आविष्कार किया, ठीक है। इसको जादुई रेशा भी कहते हैं, जीवन सुगम रेशा भी कहते हैं और ताप सुनम्य रेशा। देखो जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो ताप सुनम्य की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि थर्मोप्लास्टिक फाइबर कहे जाते हैं वो सारे रेशे हैं। लेकिन अगर उनमें भी अगर पूछा जाता है कि जादुई रेशा कौन है, तो वो है नायलॉन, ठीक है। जीवन सुगम रेशा कौन है, तो नायलॉन। इसी का नायलॉन ही क्या है, नायलॉन की ही विशेषता है। लेकिन ताप सुनम्य की बात कर रहे हो, तो ताप सुनम्य रेशे और जादुई रेशा आपके सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है। अगर सिंथेटिक फाइबर आ जाता है, प्राकृतिक फाइबर आ जाता है, तो आप उसमें मतलब कर सकते हो। लेकिन अगर उसमें भी अंदर से उदाहरण दे दें तो आप लोग नायलॉन को माफ करोगे। नायलॉन क्या है, तो जादुई रेशा है। ऐसे सिंथेटिक फाइबर भी जादुई रेशा, जैसे जो भी रासायनिक फाइबर होते हैं उनको जादुई रेशा कहा जाता है। लेकिन रासायनिक फाइबरों में अगर देखा जाए तो नायलॉन को कहा जाता है, ठीक। ताप सुनम्य हो गया। ताप सुनम्य का मतलब क्या, जो ताप या हीट के संपर्क में आते हैं क्या होते हैं, पिघल जाते हैं, यानी कि वो ज़्यादा देर तक उसको सह नहीं सकते।
उसके बाद है जीवन सुगम रेशा, जादवी रेशा। ठीक है, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। नायलॉन निर्माण की विधि, अब इसको कैसे मतलब क्या प्रोसेस है, तो कह रहा है कि नायलॉन तंतु पॉलीमर फाइबर है, यानी कि किसी एक अणु से, या कह सकते हो कि किसी एक तत्व से मिलके ये नहीं बनता, बहुत सारे तत्वों को इसमें मिला के फिर इसका एक घोल तैयार किया जाता है। ठीक है, देखो अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। नायलॉन पॉलीमर तंतु है, यानी कि ये कह रहा है कि हेक्सा मेथिलीन डायएमीन, ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे कि किस किस चीज़ों, किन किन रसायनों के मिश्रण से ये नायलॉन तैयार होता है। तो वो रसायन है आपके हेक्सामेथिलीन, डायमीन, एडिपिक एसिड नामक रसायन का प्रयोग करके बनता है। ठीक है, इससे आपका जो ये लवण तैयार होता है। ठीक है, नायलॉन का ये जब इसको मिक्सिंग करते हैं तो इससे आपका नायलॉन का जो एक तरह से लवण तैयार होता है, जिसको क्या किया जाता है, तो उसको और ज़्यादा पिघला के फिर स्पिनरेट आपका ये छन्नी की तरह का एक यंत्र होता है। ठीक है, इसमें अनेकों छेद होते हैं। ठीक, और इसी में से इसको गिराया जाता है, फिर ये नीचे निकलते हैं, फिर खिंचाई और तनाई, खिंचाई का प्रोसेस होता है, और जिससे आपके अविरल धागे तैयार किए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि डायमीन, हेक्सामेथिलीन, डायमीन, एडिपिक एसिड नामक रसायनों का प्रयोग करके यह तंतु बनाया जाता है। यह तंतु चिकना, अत्यधिक सूक्ष्म और अर्ध पारदर्शी होता है। तंतु में शक्ति व लचीलापन में वृद्धि करने हेतु, कह रहा है कि तंतु में शक्ति व लचीलापन में वृद्धि करने हेतु इसे खींचकर इसकी लंबाई को नियंत्रित करते हैं। यह तंतु असीमित लंबाई के होते हैं, यानी कि इसकी लंबाई फिक्स नहीं होती। मनुष्य को जितना लंबा रेशा चाहिए उतना लंबा इसको वो बना लेता है। ऐसा नहीं है कि जो प्राकृतिक फाइबर हैं उनको तो हम अपने हिसाब से नहीं डाल सकते, उनको वो जैसे हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो हम खुद बना रहे हैं, जो मानव खुद बना रहा है, तो वो अपने हिसाब से उसको बनाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि यह तंतु असीमित लंबाई के होते हैं, अर्थात वस्त्र बनाते समय इन्हें आवश्यकता अनुसार लंबाई में काट लिया जाता है। जितनी आवश्यकता होती है उतने लंबाई में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, अब नायलॉन धागे के प्रकार, यहाँ पे नाला लिख दिया है तो इसको आप लोग कर लोगे, सुधार लोगे इसको। नायलॉन धागे के प्रकार, तो ये एक रेशीय धागा, बहुरेशीय धागा, स्पंद धागे, टेक्सचर धागे, स्ट्रेच धागे, ये आपके कुछ नायलॉन के प्रकार हैं। एक रेशीय धागे में क्या होता है, तो एक रेशे को ही क्या किया जाता है, तो ऐंठन का प्रोसेस इस पर किया जाता है, और उससे ये उच्च क्वालिटी का धागा होता है। इससे जो उस सर्वोच्च बेस्ट क्वालिटी के जो कपड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं। बहुरेशीय धागे में क्या होता है, तो कई ऐसे रेशे लेके और फिर इस पर ऐंठन का प्रोसेस किया जाता है, और जिससे एक धागा बनके तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद है स्पंद धागे, टेक्सचर धागे और स्ट्रेच धागे, ये सारे आपके नायलॉन के प्रकार हैं। ठीक, अब आता है आरलान। आरलान भी एक आप लोग का क्या सिंथेटिक फाइबर है, जिसको रासायनिक विधि से बनाया जाता है। इस तंतु का निर्माण, कह रहा है कि इस तंतु का निर्माण सन 1944 में किया गया था। इसे बनाने के लिए एथिलीन ऑक्साइड तथा हाइड्रोसाइनिक एसिड की अभिक्रिया करके एक्रोलिनिट्रीन नामक, कह रहा है कि एक्रोलिनिट्रीन नामक पदार्थ तैयार किया जाता है, और इस पदार्थ को स्पिनरेट से गुजारा जाता है। जो छन्नी तरह का यंत्र होता है कंपनियों में, उससे गुजारा जाता है, जिससे अविरल धागा प्राप्त होता है। धागे अत्यंत चिकने और चमकदार होते हैं। और पूछा जाता है एक और क्वेश्चन कि इनका जो व्यास होता है वो कितना होता है, तो जो स्पिनरेट का व्यास होता है, ठीक है, स्पिनरेट के छेद का जो व्यास होता है वहीं इस धागे का भी व्यास होता है। ठीक है, अब रेयॉन के बारे में। रेयॉन आप लोग का मानव निर्मित रेशा है। क्या है, तो रेयॉन आपका मानव निर्मित रेशा है, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
और रेयॉन के बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा और फिर से एक बार रिवीजन हम लोग कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स जोन में भी इसको शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी एग्ज़ाम से पहले ये सारी चीज़ें मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें।